या आज हम लोग बात करेंगे वो ड्रामा और लिटरेरी टर्म को, खास करके कुछ टर्म ऐसे हैं जो ड्रामा से रिलेटेड है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहला टर्म है ड्रामा। क्या होता है? एनी लिटरेरी वर्क विच इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ड्रामा के साथ सबसे बड़ा चीज क्या है? एक्शन है। और एक्शन का क्या होता है? परफॉर्मेंस होता है। और वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। उसकी एक पार्टिकुलर जगह डिसाइड होती है और जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेज कहते हैं। उसी हिसाब से स्टेज डायरेक्शन होता है, उसको स्टेज को ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। तो ड्रामा कोई पूछता है क्या ये लिटरेरी वर्क है या लिटरेरी पीस ऑफ लिटरेचर होता है विच हैज एक्शन एंड परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, परफॉर्म किया जाता है। दूसरा जो लिटरेरी टर्म है ड्रामा से जुड़ा हुआ वो कैटास्ट्रॉफ है। कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? एक्शन दैट आर डन आफ्टर ट्रेजिडी या ट्रेजिक इवेंट। कैटास्ट्रॉफ एक ऐसा एक्शन है जो ट्रेजिडी या ट्रेजिक इवेंट के बाद जगह लेता है। ट्रेजिडी या ट्रेजिक इवेंट के बाद कैटास्ट्रॉफ क्या है? कैटास्ट्रॉफ एक्शन दैट आर डन आफ्टर ट्रेजिडी या ट्रेजिक इवेंट। तो कैटास्ट्रॉफ किससे एसोसिएटेड? इट्स एसोसिएटेड विद ट्रेजिडी, ट्रेजिडी से। और ये क्या होता है? ट्रेजिक एक्शन के बाद लेता है। कैथारसिस क्या है? इमोशनल वॉश है, परगेशन है, प्यूरिफिकेशन है ऑफ सोल है। ये सब एक एक लाइन में चीजों को कवर किया गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज कैथारसिस, द पर्जिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। कैरेक्टर क्या है? अ पर्सन और एनीथिंग विच हैज अ रोल इन ड्रामा। कैरेक्टर बहुत सिंपल सी चीज है, भी ऐसा पर्सन जिसको कि कुछ रोल दिया गया और ड्रामा में प्ले करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। कोरस क्या होता है? प्रेडिक्ट्स फ्यूचर एंड आल्सो कनेक्ट्स पार्ट ऑफ ड्रामा। जो कोरस होता है कोई अलग से नहीं होता, बल्कि कोरस के साथ सबसे बड़ा चीज ये होता है कि कोरस जो होता है वो आपका एक ग्रुप ऑफ सिंगर होता है। कोरस जो है आपका ग्रुप ऑफ सिंगर हो, जो कि अपने आप को क्या करता है कि जो मेन थीम होता है प्ले का, उसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में वो हमें बताता है। कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, मेन थीम ऑफ द प्ले के बारे में हमें बताता है। कोरस की खासियत होती है। क्लाइमैक्स क्या है? द पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी कैन नॉट इमेजिन द एंड ऑफ द स्टोरी। कह रहे हैं कि पीक वही होगा जहां पे कोई भी घटना अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी हो। द पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी कैन नॉट इमेजिन द एंड ऑफ द स्टोरी। एक वर्ड है ट्रेजी कॉमेडी। जो ट्रेजी कॉमेडी है ये द मिक्सचर ऑफ ट्रेजिडी कॉमेडी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का वो ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल है। तो अभी तक हम लोगों ने जब कवर किया, क्या क्या कवर किया? ड्रामा क्या है, कैटास्ट्रॉफ क्या है, कैथारसिस क्या है, कोरस क्या है, क्लाइमैक्स क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड। अब उसके बाद कुछ और कॉमन पॉइंट्स है। ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट है? मेजर एलिमेंट। एक तो ड्रामा का मेजर एलिमेंट प्लॉट है, ड्रामेटिक पर्सोना है, फूल है, थॉट है, डिक्शन है, स्पेक्टेकल है, सॉन्ग है। ये एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, 6 एलिमेंट। जिसमें प्लॉट का अगर हम बात करें कि प्लॉट में क्या होता है? द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट। लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, किसी भी घटना का शुरुआत में, मिडिल में, एंड में, इस तरह से उसको डिवाइड करना, इस तरह से उसका प्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? प्लॉट कहलाता है। तो प्लॉट में भी घटना होती है, स्टोरी में भी घटना होती है, लेकिन स्टोरी में घटना अनसिस्टमेटिक होती है, प्लॉट में घटना सिस्टमेटिक होती है। तो अगर कोई पूछता प्लॉट क्या? प्लॉट आपका द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स होता है। ड्रामेटिक पर्सोना क्या है? एक्टर्स इन द ड्रामा। जो एक्टर्स हैं, जो पर्सन हैं, जिन्हें जो रोल दिया गया है, वही एक्टर्स या पर्सन क्या कहलाते हैं? ड्रामेटिक पर्सोना कहलाते हैं। फूल क्या होता है? जोकर होता है ड्रामा में। थॉट क्या है? व्हाट कैरेक्टर थिंक्स और फील्स। कैरेक्टर क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, ये आपका। ये हमारी भाषा क्या है? एंड मीडियम ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम विच कैरेक्टर रिवील देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो डिक्शन क्या है? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, या मीन्स ऑफ लैंग्वेज होता है, या मीडियम ऑफ लैंग्वेज होता है। किस तरह के शब्दों का हम चयन कर रहे हैं,
कैरेक्टर कैसे अपनी बातों को जो है क्या कर रहा है, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं? जो भी ड्रामा परफॉर्म किया जाता है उसको देखने के लिए दर्शक होते हैं, तो वही दर्शक ही स्पेक्टेकल्स हैं। स्पेक्टेकल, द सेटिंग ऑफ द ड्रामा को लेकर मैं बात की। स्पेक्टेकल, सॉरी, स्पेक्टेटर्स, मैं कंफ्यूज हो गया। स्पेक्टेटर्स इज अनदर थिंग and spectacle is the setting of drama. It's not the spectator, it's the spectacles सेटिंग ऑफ द ड्रामा। एक्सपोजिशन क्या है? एक्सपोजिशन ड्रामा का वह हिस्सा जब ड्रामा में किसी एक्शन की शुरुआत होती है जो बिगनिंग में होती है। एक्सपोजिशन द बिगनिंग ऑफ ड्रामा इन विच कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस, जिसमें कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट आपका क्लैश है, क्लैश बिटवीन पर्सन्स या आइडियाज, क्लैश बिटवीन गुड पर्सन एंड बैड पर्सन, क्लैश बिटवीन गुड आइडियाज एंड बैड आइडियाज। जब भी टकराहट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा। क्लाइमैक्स क्या है? पीक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी संघर्ष का जब एक उरूस पर पहुंच जाता है। जैसे संघर्ष शुरू होता है मैकबेथ में कि मैकबेथ ने किंग डंकन का मर्डर कर दिया, फिर वो संघर्ष की जद में बैंको आते हैं, मैकडफ के बीबी और बच्चे आते हैं, फिर लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है, फिर उसके बाद मैकबेथ सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन आप देखेंगे बर्नम वुड खुद चल करके आता है, तो पता चली कि जो है मैकडफ मैलकॉम डोनाल्डियन को लेके तैयार करता है और सब उसके वहां पे अटैक करते हैं। तो जब मैकबेथ का मर्डर होता है तो वो एक्शन का क्या क्लाइमैक्स है, वो किसी भी एक्शन का, खास करके उस प्ले में क्लाइमैक्स है। और इसके अलावा एक वर्ड आया था कैटास्ट्रॉफ। क्या होता है कैटास्ट्रॉफ? आपको बताया गया था कि किसी भी ट्रेजिक एक्शन के बाद, किसी भी दुखद एक्शन, इसका मतलब कैटास्ट्रॉफ केवल ट्रेजिडी में होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। किसी भी ट्रेजिक एक्शन के बाद जो घटना घटित होती है वही आपका क्या है? कैटास्ट्रॉफ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है डिनाउमेंट, द पार्ट ऑफ ड्रामा इन विच कॉन्फ्लिक्ट वेन टू बी सॉल्व। डिनाउमेंट आपका दोनों में होगा, ट्रेजिडी में भी होता है, कॉमेडी में भी होता है, लेकिन डिनाउमेंट जो है ड्रामा का वह हिस्सा होता है जहां पर पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाया जाता है। डिनाउमेंट द पार्ट ऑफ ड्रामा, ड्रामा के एक ऐसा पार्ट इन विच कॉन्फ्लिक्ट वेन टू बी सॉल्व, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है। अगला टर्म है ट्रेजिडी। क्या है? आप हम सारे लोगों को कि इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, यह जो है एक एक्शन का नकल होता है, या और उस एक्शन में कौन सा एक्शन? ऐसा एक्शन जो सीरियस है, कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड हैव मैग्नीट्यूड अराउजिंग द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। जो आपका अरिस्टोटल का डिफिनीशन है ट्रेजिडी का, वही यहाँ पे दिया गया। ट्रेजिडी में ट्रेजिक एक्शन होगा, पिटी होगा, फियर होगा, कैटास्ट्रॉफ होगा, परगेशन, प्यूरिफिकेशन जिसे कैथारसिस कहा जाता है, ह्यूब्रिस है, ट्रेजिक फ्लॉ है, हाँ, इनग्नोरेसिस होता है। ये सारे वर्ड होते हैं जो ट्रेजिडी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सिंपल सा अगर कोई पूछता व्हाट इज ट्रेजिडी, इट्स अ टाइप ऑफ प्ले दैट हैज ट्रेजिक एक्शन एंड इट एंड्स विद द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट, अराउजेस पिटी एंड फियर। उसके अलावा तमाम वर्ड आप जोड़ सकते हैं कि इसमें कैटास्ट्रॉफ है, इसमें जो है आपका आप कह सकते हैं कि परगेशन होता है, ह्यूब्रिस है, ट्रेजिक फ्लॉ है, इनग्नोरेसिस है, हाइमार्सिया है, वट एवर द वर्ड यू वुड लाइक टू यूज, तो वो सारा चीज हम यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फर्स्ट पेज में आपको ये चीजें मिली कि ये चीजें ट्रेजिडी से जुड़ा हुआ है। आगे वही बात वहां पे बताया जा रहा है कि हाइमार्सिया क्या है? द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो ड्यू टू एरर ऑफ जजमेंट। कह रहे हैं हाइमार्सिया जो है आपका ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है। जो हाइमार्सिया वही ट्रेजिक फ्लॉ है। एक कैरेक्टर में हीरो का जो वीक पॉइंट होता है, उस वीक पॉइंट की वजह से उसका जो पतन होता है, उस पतन को हम क्या कहते हैं? उस पतन को ही ट्रेजिक फ्लॉ या हाइमार्सिया ग्रीक वर्ड है जो है। तो हाइमार्सिया क्या है? द डाउनफॉल ऑफ हीरो, हीरो का डाउनफॉल। और यह किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एरर ऑफ जजमेंट की वजह से होता है।
नेक्स्ट वर्ड है एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस क्या है? एनाग्नोरिसिस का स्पेलिंग इसमें ANAGENESIS एनाग्नेसिस किया गया। एनाग्नोरिसिस ANAGNOSIS होता है। एनाग्नोरिसिस वो चीज होता है जब ड्रामा में कोई टर्निंग पॉइंट है, रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। फॉर्च्यून में सब कुछ गुड लक था, लेकिन गुड लक अचानक बैड लक में तब्दील हो जाता है। जहां से गुड लक बैड लक में तब्दील होता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज एनाग्नोरिसिस। पेरिपीटिया क्या है? सडन रिवर्सल इन द फॉर्च्यून, द सडन रिवर्सल इन द फॉर्च्यून ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट। जब प्रोटेगोनिस्ट का पूरा फॉर्च्यून ही बदल जाए और ये लगे कि जो है तापसी टरवे हो गया, समथिंग सब कुछ अच्छा, लेकिन वह अच्छा किस में तब्दील हो जा रहा है? वह बुरे में तब्दील हो जा रहा है। उसको क्या कहा जाता है? उसको पेरिपीटिया कहा जाएगा। तो पेरिपीटिया अगर कोई पूछता क्या है? सडन रिवर्सल इन द फॉर्च्यून ऑफ प्रोटेगोनिस्ट। और एनाग्नोरिसिस क्या है? द टर्निंग पॉइंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा का जो टर्निंग पॉइंट होगा वो एनाग्नोरिसिस होगा। टर्निंग पॉइंट ऑफ ड्रामा कहाँ पे होता है? जब मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करता है, वहीं से ड्रामा का पूरा पॉइंट टर्निंग पॉइंट में हो जाता है। वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जो कि केवल और केवल अपराध की दुनिया थी, और वो उसमें इतना ज्यादा इंगेज हो जाता है कि अपने कदम को पीछे नहीं खींच पाता है। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि एनाग्नोरिसिस टर्निंग पॉइंट ऑफ ड्रामा है, पेरिपीटिया रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून ऑफ प्रोटेगोनिस्ट है। कॉमेडी ऑफ मैनर होता है जिसमें मैनर को लेकर के बात की जाती है। कॉमेडी ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ हाई क्लास को लेकर बात की जाती है। डोमेस्टिक कॉमेडी क्या है? इट इज द कॉमेडी ऑफ एवरीडे लाइफ। जो डोमेस्टिक कॉमेडी है या एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल को लेकर के रहा है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर अगर आपको याद होगा, कॉमेडी ऑफ मैनर जिसे हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, ये रेस्टोरेशन एज में आया हुआ था, जिसमें अपर मिडिल क्लास की लाइफ को लेकर के बात की गई थी, उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनके पहनावे का, उनके खान पान का। तमाम बड़े राइटर अगर आप देखेंगे रेस्टोरेशन एज में जो कॉमेडीज आई हुई है उसमें इन सब चीजों को लेकर के रहा, जिसमें आयरनी भी है, सटायर भी है, लाइसेंसियसनेस भी है, और सबसे बड़ा चीज उसमें यह था कि बैक बाइटिंग था। बैक बाइटिंग के अलावा जो है लिक पुलिंग भी था। दिस वी सीन कॉमेडी ऑफ मैनर में जो है मैनर ऑफ द इंग्लिश के मैनर को दिखाया गया, और जो अपने आप को बहुत कुल मिला के वो मैनर बहुत अच्छा नहीं था। कॉमेडी कौन सी कॉमेडी? एक ऐसी कॉमेडी जो एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल में देखने को मिलता है। इट इज द कॉमेडी ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल में। ये आपका किस कॉमेडी में आएगा? डोमेस्टिक कॉमेडी में। फिर है ओनोमोटो ऑफ अ वर्ड। ओनोमेटोपी होना चाहिए था। आपका ध्वनि सूचक अलंकार है, जिसको ये कहा जाता है कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ इट्स साउंड। किसी भी जानवर का, चिड़िया का, आदमी का, नेचर का, किसी भी चीज का आवाज सुन करके उसके जैसा ही शब्द का फॉर्मेशन करना, निर्माण करना, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोपी कहते हैं। जैसे द स्नेक्स आर हिसिंग, सांप जो है हिस कर रहा है। तो वर्ड है, लेकिन यह साउंड ओरिएंटेड वर्ड है, जो केवल और केवल मारने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। लायंस आर रोरिंग वर्ड है, लेकिन यह साउंड ओरिएंटेड है। किसके लिए आएगा? केवल जो है लाइन के लिए आएगा। मधुमक्खियों की आवाज के लिए हमिंग हम लोग वर्ड यूज करते हैं। जब इंसान फुसफुसाता उसके लिए विस्परिंग वर्ड है, वर्ड है। इस तरह की तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो साउंड ओरिएंटेड वर्ड है, जिससे हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एक उन्होंने बताया कि सालिलिकी है। सालिलिकी क्या है? व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स आउट इन अ लाउड वॉइस व्हेन ही इज अलोन। सालिलिकी वो डायलॉग होते हैं जो कि कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है स्टेज पर, लेकिन वह स्टेज पर उस समय वह अकेला होता है। नो वन इज विद दैट पर्सन, उस समय उसके साथ कोई और नहीं होता। वो ऐसे डायलॉग को क्या कहते हैं? सालिलिकी कहते हैं।
चाहे आप मैकबेथ में देखेंगे, हैमलेट में देखेंगे, शेक्सपियर प्लेज में देखेंगे, तो यू विल कम टू नो अबाउट सालिली की। नेक्स्ट टर्म है स्टीरियोटाइप। जो है स्टीरियोटाइप आपका द कन्वेंशनल आइडियाज अबाउट अ कैरेक्टर, सेटिंग और प्लॉट। स्टीरियोटाइप वर्ड जो है काफी फेमस है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी एक पारंपरिक और मतलब एक ऐसी सोच जिसे बहुत ज्यादा मॉडर्न या इनोवेटिव नहीं माना जाता है। पारंपरिक सोच को एक विशेष दायरे में रह करके, टैबू जिसे हम कहते हैं, उसे बाहर निकलने की कोशिश ना करना, स्टीरियोटाइप, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टीरियोटाइप सोच कहते हैं। जो स्टीरियोटाइप है यह कन्वेंशनल पारंपरिक आइडियाज होता है किसी भी कैरेक्टर के बारे में, सेटिंग के बारे में या प्लॉट के बारे में। मोटिव क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है थीम से रिलेटेड, अ थीम व्हिच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। मोटिव जो है थीम को कहा जाता है, लेकिन यह एक ऐसा थीम होगा जो बार बार रिपीट किया जाएगा। ये चीजें रहा। तो ये तो कुछ ड्रामा से लिया गया शब्द था या उससे रिलेटेड, ये भी ड्रामा से रिलेटेड शब्द हम लोग और भी कवर करेंगे आगे। कुछ को लेकर के जो हर कंपटीशन में आता है और बहुत में, जैसे एक फेमस ऑथर्स और अदर वर्क्स को लेकर बात करें तो पहले कार्ल मार्क्स को लेकर के अगर हम बात करते हैं, जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन ये जो है सेटल और डाइड कहाँ पे हुए? इंग्लैंड में हुए। तो फेमस बुक है, ये हर एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, दास मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हम सबको याद है कि 1848 ईस्वी में आया हुआ था। फ्रेडरिक एंजेल और कार्ल मार्क्स, इन दोनों का एक अपना क्रिएशन था। तो अगर हम ये समझना कि वन लाइनर में कभी भी कुछ भी होता है कि कार्ल मार्क्स क्या थे? एक सोशल थिंकर थे जिन्होंने क्लासलेस सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिन्होंने बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिन्होंने दास कैपिटल नाम का किताब लिखा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनका सबसे बड़ा एजेंडा था जो विक्टोरियन ईरा में आया, और उस समय चूंकि इंडस्ट्री के मालिक और इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, लेबर क्लास, ये लोग थे, तो उन सब चीजों को लेकर इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इनके बारे में बात बताई गई है। 172 पॉइंट पे एक राइटर है जिनका नाम है शर्लॉक होम्स, और उनकी एक किताब है सर आर्थर कोनन डॉयल। सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। राइटर है जिनकी फेमस किताब है सर आर्थर डायल, और एक और नो इम्पोर्टेंस अ वुमन importance. It is written by Oscar Wilde. A Woman of No Importance. It is written by Oscar Wilde. ना कि शर्लॉक। 173 का जो बना के दिया गया है। A Woman of No Importance is written by Oscar. फास्ट इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी किसको कहा जाता है? ईगर एलन पो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ईगर एलन पो को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। का एक फेमस पोयम है, फेमस पोयम टू हेलेन इज रिटेन को। टू हेलेन तो उतना टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, किस एज के थे? विक्टोरियन एज के थे। उनकी डेथ कहाँ हुई? सेटल कहाँ हुए थे? लंदन में, इंग्लैंड में। उनकी फेमस किताब कौन? कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आया? 1848 में आया। अपना थॉट क्या था? क्लासलेस सोसाइटी। उन्होंने और क्या बात किया हुआ है? उन्होंने बात जो है प्रोलिटेरियन समाज को, बुर्जुआ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ था। उनके साथ और कौन जुड़ा था? फ्रेडरिक एंजेल जुड़े हुए थे। दूसरे के मैंने बात किया शर्लॉक होम्स। एक किताब का नाम है शर्लॉक होम्स, और उसके ऑथर का क्या नाम है? सर आर्थर कोनन डॉयल। फिर एक नेक्स्ट किताब है अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ऑस्कर वाइल्ड। Whether you are preparing for TJT, PJT or any competitive examination, you can go with these writers. Father of English short story, Edgar Allan Poe.
का एक फेमस पोयम है हेलेन, ईगर एलन पो है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, कई बार पूछा जा चुका है। जो असंभव शब्द है या केवल मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, ये किसका स्टेटमेंट है? नेपोलियन का स्टेटमेंट। 177 है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। हम सबको पता है कि अमेरिका से आया अब्राहम लिंकन का ये। 178 है द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। बैलेट जो है बुलेट से स्ट्रॉन्गर है, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। अब्राहम बहुत फेमस है चूंकि वहां के राष्ट्रपति के साथ साथ उनके ऊपर बहुत सारी पोएम्स और रचनाएं आई हुई है। वो कैप्टन, माई कैप्टन, वाल्ट व्हिटमैन का। तो अब्राहम लिंकन के जो दोनों स्टेटमेंट है कि बुलेट इज माइटर या स्ट्रॉन्गर देन, बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, ये चीजें ध्यान में रखना है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा दे रहे हैं कि सम फेमस राइटर्स ऑफ द नियो क्लासिकल पीरियड के जो राइटर्स हैं उनका नाम दे रहा है। जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडेन। जॉन मिल्टन का तो अपना खुद का एज था, एज ऑफ जॉन मिल्टन, लेकिन जॉन मिल्टन का कुछ वर्क नियो क्लासिकल एज में, रेस्टोरेशन एज में चला गया था। जैसे पैराडाइज लास्ट 1667 में पब्लिश हुआ, पैराडाइज रिगेन्ड हुआ, सैमसन एगोनिस्ट हुआ। इस वजह से जो है उनको उसमें शामिल किया जाता है। बाकी जो फेमस राइटर है जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डिफो, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, हेनरी फील्डिंग, ये सारे राइटर किस एज के हैं? नियो क्लासिकल एज के हैं। 180 दे रहे हैं कि फेमस राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, जेन ऑस्टिन। विक्टोरियन एज के फेमस राइटर लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकेंस, टॉमस हार्डी, लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज एलियट, कार्ल मार्क्स, ये विक्टोरियन एज के। ये कोई नई बात नहीं बताई जा रही, इवन यू ऑल नो, लेकिन राइटर जब एक जगह आ जा रहे हैं उससे हमें आसानी हो जा रही। तो मैं यहीं तक इसे कंक्लूड करूंगा। आप मुझे जो है 15 मिनट बाद फिर ज्वाइन करिए।